नमस्कार। भव्यम क्लासेस दिल्ली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल साइंस का जो डोमेन सब्जेक्ट है, जिसके बारे में हम पिछले क्लास में उसका जो सिलेबस है उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। सीयूईटी के अंडर में उनसे संबंधित कौन कौन से टॉपिक्स है उसके बारे में विस्तार से हम आगे की क्लास में एक टू एक आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो आज की क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे साथियों, जिसका हेडिंग है कि नए राष्ट्र की चुनौतियां। यानी कि 1947 में जब भारत अंग्रेजों की अधीनता के बाद आजाद हुआ तो उस ड्यूरिंग भारत के सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी और उन प्रॉब्लम से निपटने के लिए जो भारत के राजनेता थे, जो संविधानवेता थे, उन्होंने कौन से ऐसे उपाय किए कि उन प्रॉब्लम से फेस किया जा सके, भारत को जोड़ा जा सके और भारत का जो विकास है वो चहुमुखी दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। तो उससे संबंधित हम सबसे पहले देखेंगे कि सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को हिंदुस्तान आजाद हुआ था। यानी कि अंग्रेजों ने जो आधिकारिक तौर से घोषणा थी उसके बाद 14-15 अगस्त को, यानी कि 15 अगस्त को भारत था वो आजाद हो चुका था साथियों। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू बने थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। नेहरू ने संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। यानी कि भारत आजाद तो 1947 में हुआ था, बट उससे पहले जब हम पढ़ते हैं तो हमें यह पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी 1946 में। उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इसलिए बनाई गई थी कि भारत को एक ऐसा नियमावली, एक ऐसा ब्यौरा दिया जाए जिसके तहत जो भारत का गवर्नेंस है, जो भारत का शासन है, वो हम इस नियमों के तहत चला सके। भारत के लोगों को ये अधिकार देंगे, भारत के लोगों को ये सुविधाएं देंगे। तो उस संविधान सभा में जो जवाहरलाल नेहरू थे, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो उस सेशन के ड्यूरिंग जो भाषण दिया था, उस भाषण का नाम है भाग्यवतु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रस्ट विद डेस्टिनी। यानी कि सीयूटी के एग्जाम में आपसे यह पूछ लिया जाए कि भारत के आजाद होने के बाद जब संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम जो भाषण दिया था उसको किस नाम से जाना जाता है, तो ट्रस्ट विद डेस्टिनी या भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। अब जो सबसे जो अपनी मेन बात है कि भारत के आजाद होने के बाद भारत के सामने कौन सी चुनौतियां थी राष्ट्र निर्माण में। यानी कि एक ऐसा भारत गढ़ा जाए जिसमें सभी लोगों को एक साथ भारत को बिखरने से बचाया जा सके, सभी लोगों को एक साथ जोड़कर रखा जा सके। तो मुख्य तौर से उस टाइम भारत के सामने साथियों तीन चुनौतियां थी। वो तीन चुनौतियां कौन सी थी कि पहली जो तात्कालिक, यानी कि उस टाइम की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि भारत को एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। यानी कि भारत जियोग्राफिकल रूप से बहुत बड़ा था, उसमें अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, अलग अलग जाति के लोग रहते थे और अलग अलग भाषा के लोग रहते थे। और उनके साथ ही अलग भाषा और अलग क्षेत्र में रहने के बावजूद सभी लोगों की संस्कृति भी अलग थी। यानी कि कई किसी धर्म को मानते थे, कईयों की ट्रेडिशनल कस्टम थी वो अलग अलग तरीके से थी। तो उन लोगों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि किस तरीके की नीति अपनाई जाए ताकि सभी लोग हैं उनको एकता के सूत्र में बांध के, और जितनी भी डाइवर्सिटी है सभी डाइवर्सिटी की जो आकांक्षा है, जो उनकी क्यूरियोसिटी है, उनको ध्यान में रखा जा सके। तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम कौन सी थी कि भारत को एकता के सूत्र में बांधने की। यानी कि जितनी भी कम्युनिटी थी, जितने भी समाज थे, जितने भी वर्ग के लोग थे, उन सभी वर्गों के लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति की जा सके। अगर अगली चुनौती के बारे में देखें तो दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को कायम करने की। यानी कि हम पढ़ते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो वो लोकतांत्रिक देश क्या है? क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीय लोगों का एक लंबे समय से शोषण किया था। उसके बाद भारत के जितने भी जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन सभी ने एक सपना संजोया था कि भारत में एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो जनता के द्वारा चुनी गई हो, जो जनता के लिए काम करे और जो जनता हितैषी जितनी भी नीतियां है वो अपनाए साथियों। तो सबसे जो दूसरी चुनौती थी कि इस तरीके की नीति अपनाया जाए कि भारत डेमोक्रेटिक राष्ट्र के रूप में विश्व में जाना जाए। तो सेकंड प्रॉब्लम्स कौन सी थी साथियों? कि चुनौती थी कि लोकतंत्र को कायम करने की। अब थर्ड प्रॉब्लम थी। थर्ड प्रॉब्लम क्या थी कि विकास की ऐसी नीति अपनाना जिससे सभी समाज का भला हो। यानी कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत के सामने मुख्य तौर से तीन चुनौतियां थी। सबसे पहले तो आजाद हुआ उस टाइम हम ये भी जानेंगे कि पार्टीशन हुआ, पार्टीशन की ड्यूरिंग क्या बातें सामने निकल के आई। तो संविधानवेता और स्वतंत्रता सेनानियों के ये मन में थी कि सबसे पहले तो इन सभी लोगों को एकजुट करना है,
एकजुट करने के बाद भारत में ऐसी शासन व्यवस्था बनानी है जिससे भारत में लोकतंत्र कायम हो सके। जब लोकतंत्र कायम हो जाए तो उसके बाद शासन व्यवस्था है वो वाकई में इस तरीके से काम करे कि सभी समाज के सभी लोगों का भला हो, यानी कि अमीरों को भी बराबर फायदा मिले, गरीबों को भी बराबर फायदा मिले। हम अगर फंडामेंटल राइट्स में पढ़ते हैं कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, वो क्या है, उसके तहत ये बोला गया है कि भारत के सभी वर्गों के लोगों को एक तरीके की सुविधाएं दी जाएगी। अब आगे ये क्या है कि संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए, ये देखो, और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। माइनॉरिटीज थे, क्योंकि भारत में उस टाइम हिंदू बहुसंख्यक थे, मुसलमानों की अच्छी 12-13% आबादी थी, पर कई माइनॉरिटीज में थे, जैसे सिख थे, क्रिश्चियन थे, पारसी थे। तो इस तरीके की व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बोल दी थी कि इस तरीके की व्यवस्था हम अपनाएंगे कि सारी माइनॉरिटी को अच्छे से फैसिलिटी देंगे, वो भारत में रह सके पीसफुल तरीके से, वो खुद को अनकंफर्टेबल या असुरक्षित महसूस ना करें। तो सामाजिक रूप से जो वंचित तबके थे, यानी कि जो डिप्रेस्ड क्लास थी, उन डिप्रेस्ड क्लास के लिए भी ऐसी फैसिलिटी लेके आई जाए ताकि सभी लोगों को अच्छे से उनको विकास करने का अवसर मिल सके। अब आगे जो आता है वो क्या है कि भारत आजाद तो हो गया था, बट उसके बाद जो सबसे भयानक प्रॉब्लम आई थी वो साथियों थी विभाजन की। यानी कि हमने अच्छे से आगे वाली क्लास में भी देखेंगे और आप लोग जानते होंगे कि माउंटबेटन प्लान क्या था, कि उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि भारत 2 टुकड़ों में विभाजित होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग की ये मांग थी कि हम अलग पाकिस्तान नाम से देश की डिमांड कर रहे हैं, और भारत के ज्यादातर लोग ये चाहते थे कि भारत यूनाइट रहे। बट जब माउंटबेटन ने यह बोला, विभाजन की जो नीति लेके आए थे, उन्होंने ये बोला कि भारत 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। जब भारत का पार्टीशन हो गया तो जो मुस्लिम बहुल इलाके थे, वो मुस्लिम बहुल इलाकों को पाकिस्तान में शामिल करने की, पर उस टाइम भी ये प्रॉब्लम थी कि सारे जो एरियाज थे, ऐसा नहीं था कि उसमें सारे मुसलमान थे, अलग कुछ कम्युनिटी के लोग भी रहते थे। तो 14-15 अगस्त 1947 यानी 1947 को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। यानी कि जो पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है साथियों, वो 14 अगस्त को मनाता है, क्योंकि वो भारत से एक दिन पहले आजाद हुआ था। और भारत अपना जो स्वतंत्रता दिवस मनाता है वो 15 अगस्त को मनाता है। और संयोग की बात है कि आज 26 जनवरी है, जिस दिन अपना भारत का संविधान लागू हुआ था। हम आगे की क्लास में यह देखेंगे कि संविधान में 26 जनवरी के दिन का क्या महत्व है और 26 नवंबर के दिन का क्या महत्व है। तो 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र यानी कि भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि विभाजन के कारण ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। यानी कि पहले, आजादी से पहले संपूर्ण जो भारत था उसको ब्रिटिश इंडिया के रूप में जाना जाता था। जब भारत आजाद हो गया, उसके बाद पार्टीशन हुआ, तो उसी ब्रिटिश इंडिया को 2 देशों के नाम से जाना गया। वो 2 देश कौन से थे? भारत और पाकिस्तान। अब जो विभाजन की प्रक्रिया थी वो किस आधार पे थी, यानी कि किस आधार पे लोगों को जो पार्टीशन किया गया था, यानी कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देशों में बांट दिया जाएगा। यह था विभाजन की प्रक्रिया। सबसे पहले उन्होंने बोला कि भारत को भारत और पाकिस्तान 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। जो विभाजन का आधार बनाया गया था वो क्या था कि धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया जाएगा। हम पहले यह बात कह चुके हैं कि मुस्लिम लीग की यह डिमांड थी कि मुस्लिम बहुल इलाकों को पाकिस्तान नाम से एक अलग देश दे दिया जाए। तो जाहिर सी बात है, कम्युनिटी के आधार पर, धार्मिक आधार पर जब देश का विभाजन हुआ तो माउंटबेटन ने यह बोला कि धार्मिक आधार पर जो भारत का विभाजन है, धार्मिक बहुसंख्या के विभाजन का आधार बनाया जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या था कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष हिस्से भारत कहलाएंगे। यानी कि अब इस टाइम एक बड़ी प्रॉब्लम यह आ गई थी साथियों कि कई इलाके ऐसे थे जहां मुसलमान बाहुल्य में थे, बट वहां अलग कम्युनिटी के लोग भी रहते थे। और उस ड्यूरिंग ऐसा कोई एक स्पेसिफिक एरिया भी नहीं था जो ये कहा जा सके कि ये मुस्लिम बहुल एरिया है। उस टाइम मोटे तौर पे 2 इलाके थे, एक तो था पूर्वी पाकिस्तान जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, और दूसरा था पश्चिमी पाकिस्तान जो आज वर्तमान पाकिस्तान के नाम से हम जानते हैं साथियों। यानी कि उस ड्यूरिंग
जो मुस्लिम बहुल इलाके थे, एक तो पश्चिमी पाकिस्तान था जो आज हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान था जो बांग्लादेश के नाम से हम जानते हैं। तो बट उस ड्यूरिंग ये था कि कई मुस्लिम इलाके ऐसे भी थे, कई मुसलमान भी ऐसे थे भारत के साथ रहना चाहते थे। फॉर एग्जांपल जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर या जो पश्चिमोत्तर फ्रंटियर था साथियों, जिसको आज हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार इस नाम से जानते हैं, उस टाइम एक सीमांत गांधी के नाम से नेता है खान अब्दुल गफ्फार खान। वो ये चाहते थे कि हम, वो मुस्लिम लीग के नेता थे, मुसलमान होते हुए भी वो ये चाहते थे कि हम भारत के साथ जुड़ के रहे। बट अब विभाजन था, पार्टीशन हो गया, धार्मिक बहुसंख्या को आधार मान लिया गया। जो मुस्लिम बाहुल्य एरिया थे वो पाकिस्तान के नाम से जाने जाते थे, और जो अदर बच गए थे उसको भारत में शामिल किया गया। बट जो विभाजन था उसका रिजल्ट निकल के आखिर में क्या आया, यानी कि 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई। जो पश्चिमी पाकिस्तान आज पाकिस्तान बन गया, वहां पर उस टाइम बड़ी संख्या में हिंदू भी रहते थे। जब विभाजन हो जाता है तो लोगों को इनसिक्योरिटी फील हो जाती है कि यहाँ पर इस कम्युनिटी के लोग ज्यादा है, हो सकता आज नहीं तो कल आने वाली हमारी पीढ़ियों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। या उस ड्यूरिंग भी, विभाजन के ड्यूरिंग भी क्या हुई कि जिस एरिया में जैसे हिंदू ज्यादा थे तो उन्होंने मुसलमानों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिस इलाके में मुसलमान ज्यादा थे उन्होंने हिंदुओं पे अत्याचार करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने क्या किया कि जो हिंदू थे, जो मुसलमान इलाकों में रहते थे, उन्होंने वहां से उठ के और भारत में, यानी कि जहां हिंदू बाहुल्य एरिया था वहां पे रहने की सोची। और जो मुस्लिम बाहुल के इलाके थे और हिंदू बाहुल के इलाके थे जहां माइनॉरिटी में मुसलमान थे, उन्होंने वहां से उठ के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में जाने की सोची। तो इस टाइम क्या होता है कि बड़ी संख्या में भारत से लोग उठ के, जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान की तरफ जाने लगे, और पाकिस्तान से लोग उठ के भारत की ओर आने लगे। तो ये जो चीज है ये आगे और प्रॉब्लम बढ़ाएगा। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए, यानी कि लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता शहर थे, वहां पे कम्युनिटी के तौर पे रियोट्स होने शुरू हो गए थे। जो मुसलमान थे वो हिंदुओं पे अत्याचार करने लग गए, जो हिंदू थे वो मुसलमानों पे अत्याचार करने लग गए, तो आपस में दंगे फैल गए थे। तीसरी बात क्या आती है, विभाजन के परिणाम के तौर पे देखें तो लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए। यानी कि जो पाकिस्तान में हिंदू रहते थे, उनका जो पुश्तों से वहां पे रहते हुए आ रहे थे, वो जब वो जगह छोड़ के आ रहे थे तो अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। जो भारत में मुसलमान रह रहे थे उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ा, तो उन्हें अपनी यहाँ की घर जमीन जायदाद छोड़ के जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुस्लिम लीग का गठन मुख्य रूप से औपनिवेशिक भारत, औपनिवेशिक भारत क्या है, यानी कि जो कॉलोनियल इंडिया था, जिस टाइम अंग्रेज भारत में औपनिवेशिक शासन किया करते थे, औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए हुआ था। मुस्लिम लीग का 1906 में जब गठन हुआ था तो मुस्लिम लीग ने यह बोला था कि हम मुसलमानों के जो हित है, उनके जो अधिकार है, उनके जो फेवर की बात है, उनकी हम वकालत करेंगे। उसके तौर पे उन्होंने एक अलग से गठ बनाया जिसको मुस्लिम लीग के तौर पे जाना गया। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करने के एतबार से अग्रणी थी, यानी कि जो मुस्लिम लीग थी उसने मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग की। अब आगे क्या हुआ कि ठीक इसी तरह कुछ और संगठन भी थे जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को एकत्रित कर रहे थे। जिस तरीके से मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की, वो मुसलमानों के हितों के लिए जो वकालत कर रहे थे, उसी तरीके से कई हिंदू राष्ट्र संगठन भी थे, यानी कि हिंदू भारत में भी ऐसे संगठन थे जो हिंदुओं को यूनाइट कर रहे थे कि हम सबको एक यूनाइट बन के रहना है। अब ये तो था विभाजन का, यानी कि जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन कैसे हुआ कि धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर हुआ। जो वेस्टर्न पाकिस्तान था, ईस्टर्न पाकिस्तान था, जो मोस्ट मोमडन एरियाज थे, मुसलमान बहुल्य इलाके थे, उनको पाकिस्तान में शामिल किया गया था। जो पूर्वी पाकिस्तान है आज, जिसको हम बांग्लादेश के तौर पे जानते हैं, उसका जो आधार था वो धार्मिक बहुसंख्या बनाया गया था। उसके बाद उसके रिजल्ट क्या निकले कि लोग सबसे ज्यादा टॉर्चर हुए, एक जगह से दूसरे जगह पर जाने को मजबूर हुए। उन्हें अपनी जितनी भी वहां की प्रॉपर्टी थी, अपनी जितने भी वहां की जमीन से लगाव था, वो छोड़ के जाना पड़ा। कई जगह पर लाहौर, अमृतसर या कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे भी हुए थे। सेकंड भारत को ये तो थी भारत का पार्टीशन हो गया। उसके बाद इंटरनल जो भारत को यूनाइट करने के लिए प्रॉब्लम आ रही थी वो साथियों क्या थी, रजवाड़ों के विलय। रजवाड़े क्या थे, यानी कि भारत आजाद होने से पहले जो ब्रिटिश इंडिया कहलाता था वो मुख्य तौर से उस टाइम भी दो हिस्सों में बंटा हुआ था। एक तो था प्रांतीय, यानी कि जिसको हम प्रोविंशियल स्टेट कहते हैं, जो सीधे अंग्रेजों के अंडर में आते थे। दूसरे थे प्रिंशियल स्टेट, यानी कि जो देसी रजवाड़े हम कहते हैं, यानी कि जैसे मान लो कि जोधपुर का हो गया, जयपुर का राजा हो गया,
त्रावणकोर का हो गया, वो राजा अपनी एरिया में अपने कमांड चलाते थे, बट जो उनकी डिग्निटी थी वो अंग्रेजों के लिए थी। तो उस टाइम भारत को यूनाइट करने के लिए जितने भी भारत के नेता थे, जवाहरलाल नेहरू थे या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और भी जितने भारत को जो एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश कर रहे थे, उनके सामने दूसरी प्रॉब्लम थी कि रजवाड़ों का विलय, यानी कि जो प्रिंसियली या जो प्रांतीय स्टेट थे उनको किस तरीके से भारत के अंदर यूनाइट किया जाए। तो ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में विभाजित था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे, तो दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े, जिसको प्रिंसियल स्टेट कहते हैं साथियों। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था, यानी कि जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे उस पर अंग्रेजों का सीधा अधीन था, और जो छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे जिन्हें रजवाड़ा कहा जाता था, जिनको देसी रजवाड़े कहा जाता था, रजवाड़ों पर राजाओं का ही शासन था। राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता की सत्ता तो स्वीकार कर ली थी, बट वो अपने एरियाज में अपने रूल्स एंड रेगुलेशन ही चलाते थे साथियों। अब उस टाइम समस्या क्या थी कि आजादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आजाद हो जाएंगे। अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों की शुरुआत से यह नीति थी कि डिवाइड एंड रूल, यानी कि भारत को आपस में विभाजित। तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या स्कीम लगाया कि इनको हिंदू मुसलमानों के तौर पे सबसे पहले दो बड़े हिस्सों में बांट दो, डिवाइड एंड रूल। यानी कि वो जाते जाते भी अपनी जो बुरी उनकी नीति थी वो छोड़ के जाने वाले नहीं थे, कुछ ना कुछ प्रभाव छोड़ के जाने वाले थे। जब भारत पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गया तो उन्होंने ये घोषणा कर दी कि जो देसी रजवाड़े थे, यानी कि जो प्रांतीय स्टेट थे, वो तो आजाद हो ही गए थे। देसी रजवाड़े थे जो अपने एरिया में अपने नियम चलाते थे, वो अंग्रेजों का अधीन थे। तो अंग्रेजों ने बोला कि तुम लोग भी आज से आजाद थे। तो उसके बाद कई रजवाड़े ऐसे थे जो ये चाहते थे कि हम एक अलग देश के रूप में यहाँ विश्व के पटल पर छाए रहे। तो उस ड्यूरिंग सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू और जितने भी अदर नेता थे, उन्होंने उनको यूनाइट करने की कोशिश की, यानी कि देसी रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आजाद हो जाएंगे। तो अंग्रेजी राज का नजरिया यह था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत और पाकिस्तान में शामिल हो जाए या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे। उन्होंने उनको ये फैसिलिटी दे दी कि अगर आप मर्जी से चाहते हो तो भारत में शामिल हो जाओ, आप चाहते हो तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, आप चाहते हो तो अलग ही अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना के रखो। और यह फैसला लेने का अधिकार किसको दे दिया गया था? राजाओं को। यानी कि वहां पे जो प्रजा रह रही थी उनसे कोई कुछ नहीं पूछ रहा था। जो राजा था, राजा को यह अधिकार दे दिया गया था कि अगर आप चाहते हो, मान लो कि जोधपुर का राजा था, उसको कह दिया कि आप चाहते तो पाकिस्तान में जा सकते हो, आप चाहते हो तो हिंदुस्तान में जा सकते हो। और जैसे हैदराबाद का निजाम था, उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे, उसमें वो कह रहा था कि हम अलग से एक स्वतंत्र देश के रूप में अपना अस्तित्व बना के रखेंगे। और ये साथियों क्या था? इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन क्या था? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब जितने भी प्रांतीय और देसी रजवाड़े थे उनको एकत्रित कर रहे थे, तो एक डॉक्यूमेंट कह लो या फिर कुछ भी कह लो, एक एग्रीमेंट पे उन लोगों से साइन करवाया जा रहा था। उस साइन को किस नाम से जाना गया था? इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन। आपसे सीयूईटी में यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन क्या था, या फिर जितने भी प्रांतीय और देसी रजवाड़े थे उनको विलय करने के लिए एक जो एग्रीमेंट था उसको किस नाम से जाना गया था? तो वो साथियों ये था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन क्या था। जो प्रांतीय स्टेट थे, जो देसी रजवाड़े थे, उनको भारत में विलय करने के लिए जो एक एग्रीमेंट पे साइन करवा रहे थे उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जाना गया था। अब देसी रजवाड़ों का विलय बारी बारी से कईयों ने 1947 में कर लिया, धीरे धीरे करके ज्यादातर लोग तो शामिल हो गए थे। बट सबसे जो महत्वपूर्ण था उस टाइम, कई रजवाड़े और कई रियासत ऐसी थी जो भारत में शामिल होने के लिए खुद को नहीं राजी कर रही थी। यानी कि वहां के जो राजा थे, वो राजा ये चाहते थे कि हम अलग देश के रूप में माना जाए। तो उसमें जो सबसे पहले हम देखते हैं, हम जानते हैं, वो है हैदराबाद। यानी कि जो हैदराबाद रियासत थी उसके शासक को उस टाइम निजाम कहा जाता था। और निजाम उस टाइम में इतना धनी आदमी था कि वो पूरे विश्व के धनी लोगों में उसका नाम लिया जाता था। तो जो हैदराबाद का शासक था, वो हैदराबाद की रियासत एक तो बहुत बड़ी थी और उसके शासक को निजाम कहा जाता था। यानी कि ये क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए बन सकता है कि निजाम किसके लिए या निजाम किस रियासत की शासक के लिए प्रयोग किया जाता था? तो हैदराबाद। या फिर ये क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है कि हैदराबाद के शासक को किस नाम से जाना जाता था? तो निजाम।
निजाम ये चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आजाद रियासत का दर्जा मिले, यानी कि हम अपना अलग ही अस्तित्व बनाए रखें। निजाम ने 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक एग्रीमेंट किया। यानी कि 1947 में निजाम ने यह बोला कि हम भारत के साथ यथास्थिति रखेंगे, यानी कि जो सिचुएशन चली आ रही है उसी अकॉर्डिंग चलेंगे। यानी कि ये जो एग्रीमेंट किया गया था ये 1 साल के लिए किया गया था, यह समझौता 1 साल के लिए था। इस बीच भारत सरकार से हैदराबाद के निजाम की बातचीत जारी रही। यानी कि जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद ज्यादातर देसी रजवाड़े और जो भारतीय प्रांत थे उनको भारत में शामिल कर लिया गया था, बट कई रियासत और रजवाड़े ऐसे थे जो भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे। उनमें से एक था हैदराबाद। हैदराबाद रियासत अपने आप में बहुत बड़ी थी, उसके शासक को निजाम कहा जाता था, और निजाम ये चाहता था कि हैदराबाद का जो रियासत है वो एक अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे। तो उसके लिए हैदराबाद के निजाम ने यह बोला कि हमें थोड़ा सोचने के लिए वक्त दीजिए। तो उन्होंने एक भारत सरकार के साथ एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट 1 साल के लिए एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट की ड्यूरिंग भारत सरकार ने क्या किया कि उनसे टाइम टू टाइम बातचीत जारी रखी कि भाई तुम लोग शामिल हो जाओ, तुम लोग शामिल हो जाओ। बट कहीं कहीं यह होता है कि डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा काम कर जाती है। अब ये डिप्लोमेसी यहां पे क्या काम की कि इस दौरान हैदराबाद के रियासत के लोगों के बीच निजाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ा। इसके पीछे के क्या वजह थे, ये इन चीजों पे हमें नहीं जानना है, हमें ओनली फैक्चुअल चीजों के बारे में जानना है कि जो हैदराबाद की जनता थी वो निजाम के शासन से दुखी हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने राजा के खिलाफ एक संघर्ष था, राजा के खिलाफ जो आंदोलन था वो छेड़ दिया। तेलंगाना इलाके से जो किसान थे वो निजाम के दमनकारी शासन से खास तौर से दुखी थे, क्योंकि भारत पूरा आजाद हो चुका था। भारत के जितनी भी अलग प्रजा थी जो आज तक अंग्रेजों का शोषण झेलती आ रही थी, उन्होंने संविधान के तहत एक अलग शक्ति हासिल की, संविधान के तहत अपना अधिकार लिए। गवर्नेंस कैसा होगा, यानी कि एक डेमोक्रेटिक लोकतंत्र में वो रहने लगे थे। बट निजाम ने अपनी यथास्थिति रखी। तो जो निजाम या हैदराबाद रियासत के लोग थे वो धीरे धीरे क्या हुआ कि समझदार हो गए। उन्होंने देखा कि यार आस पड़ोस में सभी जगह पे लोग टॉर्चर से फ्री हो गए हैं, उन लोगों को फ्रीडम मिल गई है, तो हम निजाम के अधीन क्यों रहे। तो उन्होंने निजाम के अगेंस्ट में एक आंदोलन छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में हम पढ़ते आ रहे हैं कि किसानों पे सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ। उन्होंने कौन कैसे रेतवाड़ी मालवाड़ी अलग अलग सिस्टम थे जिनसे वो किसानों की उपज का आधे से ज्यादा भाग ऐसे ही लेके जाया करते थे। तो जो तेलंगाना इलाके के किसान थे वो जो हैदराबाद रियासत के जो निजाम थे, शासक थे, उसकी रेवेन्यू सिस्टम कुछ ऐसा था कि वो उसकी जो टॉर्चर पॉलिसी थी उससे परेशान हो गए थे। महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन से आज जुड़ी। जब महिलाओं को भी अपने अधिकार के बारे में जागरूकता मिल गई कि हम भी क्यों अधीन रहे, कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे। यानी कि जब भारत के नेताओं ने यह डिप्लोमेसी खेली, उस टाइम भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भी जितने छोटे बड़े संगठन थे उनके भारत की स्वतंत्रता में एक अहम योगदान था। तो जब निजाम के अगेंस्ट में आंदोलन छिड़ा तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे वो उस आंदोलन के लोगों का नेतृत्व कर रहे थे, यानी कि वो अग्रिम पंक्ति में थे साथियों। अब एक वर्ड आता है साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट था रजाकार। यानी कि रजाकार क्या है? इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन क्या था कि प्रांतीय और देसी रजवाड़ों को भारत में शामिल करने के लिए जो एग्रीमेंट साइन करवाया गया था उसको इंस्ट्रूमेंट एक्शन। इस तरीके के जो कीवर्ड है छोटे छोटे, उन कीवर्ड को आप लोगों को अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल है वो कहीं से भी उठाया जा सकता है। तो एक वर्ड आता है रजाकार। रजाकार कौन थे? रजाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। रजाकारों ने गैर मुसलमानों को खास, यानी कि हैदराबाद के जो निजाम था उसकी सेना के एक ऐसा ग्रुप था जो बहुत ज्यादा लोगों को टॉर्चर करते थे, और वो सांप्रदायिक थे। सांप्रदायिक यानी कि वो कंजर्वेटिव थे, वो स्पेशली किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करते थे। मान लो कि हैदराबाद की रियासत में उस टाइम मुस्लिम बाहुल्य इलाका था, मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, और जो रजाकार के जो ग्रुप्स थे, हैदराबाद का शासक भी मुसलमान था, जो रजाकार थे वो रजाकारों में ज्यादातर लोग मुसलमान थे। उन्होंने स्पेशली टारगेट बनाया था जो गैर मुस्लिम लोग थे उनको टारगेट बनाया। तो सबसे जरूरी है रजाकार कौन थे? तो रजाकार थे जो हैदराबाद के निजाम था, हैदराबाद का जो शासक था उसके शासक के जो ग्रुप था, यानी कि सेना का एक ग्रुप था जो लोगों को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था। रजाकारों ने लूटपाट मचाई, हत्या की तथा बलात्कार पर उतारू हो गए, यानी कि वो बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे, महिलाओं से बलात्कार करने लगे, लूटने लगे। स्पेशली जो नॉन मुस्लिम
पीपल थे उनको ज्यादा टारगेट किया करते थे। 1948 के सितंबर में भारतीय सेना निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची। यानी कि हैदराबाद के निजाम को साल भर तक प्यार से समझाया कि भाई तुम भारत के साथ आ जाओ, जिस तरीके से बाकी के आगे आ गए, यहाँ के जनता को भी तुम फ्री कर दो, जो भारत का संविधान हम ना बना रहे हैं ये पूरे देश में लागू करेंगे, जो हम गवर्नेंस लेके आ रहे हैं वो पूरे देश में एक अच्छे तरीके से चलाएंगे। इतने लंबे समय से हम लोग पराधीन थे, अब हम स्वाधीन यानी कि स्वतंत्र हो गए हैं, तो यहाँ के लोगों को भी, यानी कि वो प्यार से माना नहीं। जब नहीं माना तो वहां के लोगों ने जब आंदोलन किया तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने उनका नेतृत्व किया। उस ड्यूरिंग जो रजाकार थे वो बहुत ज्यादा लोगों को टॉर्चर करते, तो ये भी एक बहाना मिल गया। जब भारत के अंदर ही एक देश था, भारत का पूरा, जब पूरा देश आजाद हो गया और एक रियासत के लोगों को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, तो भारतीय सेना ने, यानी कि जो भारत के नेशनल लेवल के लीडर थे, उन्होंने ये बोला कि अब इन लोगों को बचाना भी तो अपना ही धर्म है। जब हम अंग्रेजों ने लड़ गए तो एक निजाम क्या चीज है। तो उस ड्यूरिंग भारतीय सेना ने मजबूरी से कदम उठाते हुए जो निजाम की सेना थी उनसे लड़े। और जब निजाम की, अब जाहिर सी बात है कि एक पूरे देश की सेना के सामने एक छोटे से राज्य की सेना क्या ही वजूद रख सकती है। यानी कि भारतीय सेना निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची साथियों। उसके बाद क्या हुआ कि जब भारतीय सेना ने हैदराबाद आ पहुंची तो निजाम को फाइनली घुटने टेकने पड़े और निजाम ने भी भारत के साथ शामिल होने के लिए खुद को राजी कर लिया। और इसी के साथ ही 1948 में, सितंबर 1948 में आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि हैदराबाद की रियासत का भारत में कब विलय हुआ। तो सितंबर 1948 में हैदराबाद की जो रियासत थी उसका भारत, यानी कि पूरा जो भारत था उसमें विलय हो गया। वो किससे हुआ, कि कौन सी चीजें रही, कौन सी परिस्थिति रही, उनके बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। हैदराबाद के बाद एक और राजा था या एक और रियासत थी जो हैदराबाद की तरह अपना अलग तरीके से स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखती थी। वो कौन सी थी साथियों, वो थी मणिपुर। मणिपुर कहां पड़ता है, भारत के पूर्वोत्तर जो इलाका है वहां पे मणिपुर पड़ता है। यानी कि आजादी के चंद रोज पहले मणिपुर के महाराजा बोध चंद्र सिंह, उस टाइम मणिपुर के महाराजा कौन थे, बोध चंद्र सिंह, ये नाम आपको याद में रखना है। भारतीय सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। यानी कि जब सारे रजवाड़े मिल गए थे उसके बाद हैदराबाद को मना लिया गया था। उसके बाद मणिपुर की रियासत ने भी भारतीय संघ के साथ शामिल होने के लिए जो एग्रीमेंट था उस पर साइन कर लिए गए थे। इसके लिए उसने कंडीशन क्या रखी कि इसकी एवज में उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। यानी कि भारतीय जो नेता थे उन्होंने मणिपुर के राजा को बोला, मणिपुर का राजा कौन था, बोध चंद्र सिंह। उन्होंने जब एग्रीमेंट पे साइन किया तो उसे बोला कि जो तुम्हारी इंटरनल डिग्निटी है, यानी कि जब अंग्रेजों ने देसी रजवाड़ों को ये फैसिलिटी दी गई थी कि अपने राज्य के इंटरनल तुम्हारी जितनी भी चीजें हैं वो तुम अपने हिसाब से चलाओ, किस तरीके से टैक्स लेना है कितना नहीं, हमें बस अपना हिस्सा दे देना। इसी तरीके से भारत सरकार ने मणिपुर के राजा को इस बात के लिए मना लिया कि तुम एग्रीमेंट पे साइन कर दो और जो तुम्हारी इंटरनल डिग्निटी है उसमें हम कोई आंच नहीं आने देंगे। फिर क्या हुआ कि जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 में चुनाव करवाया। जब एग्रीमेंट पे साइन कर दिया तो भारत के नेता ने बोला कि भाई जनमत करवाओ। जनमत का मतलब होता है कि वहां जितने भी लोग रह रहे हैं उनका मत जाना चाहिए, उन लोग क्या चाहते हैं। वहां रहने वाले, मान लो कि वहां पे 1 लाख पॉपुलेशन है तो उन 1 लाख पॉपुलेशन में से ज्यादा लोग क्या चाहते हैं, 80,000 या मान लो कि 50,000 से ज्यादा लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं, या वहां के लोग चाहते हैं कि मणिपुर अलग हिस्से से एक स्वतंत्र रियासत रहे। और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। संवैधानिक राजतंत्र कैसे कायम हुआ कि अंग्रेज कहीं पर भी, जैसे गवर्नर हो गया, वायसराय हो गया या कोई भी पद था, वो अपनी मर्जी से अपॉइंट करते थे। बट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हम बना रहे थे, भारत को डेमोक्रेसी बना दी थी, तो डेमोक्रेसी में जनता की चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। जब मणिपुर के राजा ने एग्रीमेंट पे साइन कर दिया तो जनमत करवाया गया, वहां पे चुनाव करवाए गए। तो ऑब्वियस बात है जब चुनाव करवाए गए तो मणिपुर में पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राजतंत्र था वो कायम हुआ। और मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौम वेस्ट मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए। यानी कि भारत में प्रथम आम चुनाव तो कब हुए थे, 1951-52, 1951-52 में हुए थे। बट मणिपुर में 1948 में ही जनमत करवाया गया था। यानी कि मणिपुर के जनता वाकई में क्या चाहते हैं, या मणिपुर के जो लोग हैं वहां को भी संवैधानिक राजतंत्र दिया गया। तो मणिपुर भारत का पहला ऐसा राज्य है साथियों
जहां पर यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए थे। उसके बाद जो भारत की अदर जनता थी, जब भारत के आम चुनाव हुए, उन लोगों ने उसके बाद चुनाव में वोट डाला। यानी कि आपसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से भारत के कौन से राज्यों में सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत चुनाव हुए थे, तो वो कौन सा था? मणिपुर। यानी कि एक उम्र के बाद, उस टाइम 21 साल थे, 21 साल के ऊपर जितने भी जो मतदाता थे उन सब ने वोट डाला था। अब थर्ड चीज क्या आती है कि पार्टीशन हो गया, रजवाड़ों का विलय कर लिया। उसके बाद जो हैदराबाद और मणिपुर इंपॉर्टेंस रियासत थी वो नहीं मानी, तो हैदराबाद को सैनिक शासन के थ्रू माना और मणिपुर के राजा तो एग्रीमेंट पे साइन करवा लिया, और उसके बाद इलेक्शन के थ्रू धीरे धीरे उन लोगों को मना लिया गया था। अब उसके बाद भी ये था कि भारत, हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी, बहुत ज्यादा बड़ा था, अलग अलग भाषा के लोग थे। तो किस आधार पर यह डिवाइड किया जाए कि मान लो कि महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र की सीमा कहां से शुरू की जाए, कहां से एंड की जाए, गुजरात में कहां कौन से लोगों को रखा जाए, इस तरीके की प्रॉब्लम थी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी राज्यों का पुनर्गठन। तो केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था कि अपनी रिपोर्ट देना कि इस आधार पे आप लोग जो भारत के राज्य है उनको एक पुनर्गठन किया जाए। पुनर्गठन का मतलब होता है कि राज्य तो पहले से एस्टेब्लिश था, बट क्या था कि मान लो उत्तर प्रदेश, बिहार और इस तरीके का एरिया था, तो उसको एक अलग नाम से संयुक्त प्रांत के जाना जाता था। जो साउथ का था उसको अलग नाम से जाना जाता था। बट उसके बाद इनका पुनर्गठन किस तरीके से किया जाए कि ये रहे तो सारे भारत में ही, बट इनकी जो सीमाएं हैं, इनकी जो टेरिटरी है, वो किस आधार पर डिवाइड की जाए। तो इस आयोग का काम क्या था साथियों? केंद्र सरकार ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग बनाया था? तो वो था राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में। इस आयोग का काम था राज्यों के सीमांकन यानी कि जो टेरिटरी थी, टेरिटरी के मामले पर गौर करना। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसने यह बोला था कि भारत में अगर आप राज्यों की टेरिटरी डिसाइड कर रहे हो तो उस टेरिटरी में वहां की लोगों की जो भाषा है, यानी कि मान लो कि जो हिंदी बहुल्य एरिया है उसको इसमें रखा जाए, या फिर जो स्पेसिफिक, जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि आंध्र प्रदेश किस तरीके से भाषा के आधार पर पहला राज्य बना, तो वहां बोली जाने वाली, जैसे कि मराठी ज्यादा लोग बोल रहे हैं तो उसको मराठी भाषी एरिया में डाल के महाराष्ट्र बना दो, गुजराती ज्यादा बोली जा रही है तो गुजरात बना दो। यानी कि इस आयोग ने यह बोला था कि भारत के राज्यों का जो टेरिटरी है, जो सीमांकन है, वो भाषा के आधार पर बनाया जाए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। यानी कि सबसे पहले कमीशन बना, उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में लाई गई। उसके बाद संविधान सभा ने, पार्लियामेंट ने जो एक अधिनियम पास किया था वो कब किया गया था? 1956 में, और उसका नाम क्या था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। तो साथियों, राज्य पुनर्गठन आयोग और राज्य पुनर्गठन अधिनियम ये दोनों अलग चीज है। जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था वो तो एक कमीशन बनाया गया था, यानी कि तुम जाओ फील्ड पे विजिट करो कि वहां के लोगों की वाकई में हालत क्या है, क्योंकि नेशनल लेवल पे बैठा नेता तो ये जान नहीं सकता, दिल्ली में बैठा प्रधानमंत्री कैसे जान सकता है कि गुजरात के लोग क्या चाहते हैं या महाराष्ट्र के लोग क्या चाहते हैं। तो एक कमीशन बना दिया, उस कमीशन में कुछ चेयरमैन बना दिया और मेंबर्स बना दिए कि आप वाकई में फील्ड में विजिट करो और पूरे भारत में ये देखो कि हकीकत में हम जो राज्यों का पुनर्गठन करने जा रहे हैं उसका आधार क्या बनाया जाए। तो उसने अपनी रिपोर्ट दी, उसने अपनी रिपोर्ट में बोला कि आप राज्यों की सीमांकन का जो आधार है वहां बोली जाने वाली भाषा को बनाओ। जब उन्होंने ये रिपोर्ट दी तो उसके बाद पार्लियामेंट में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग तो बना 1953 में, बट जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था साथियों वो पार्लियामेंट के थ्रू पास हुआ, वो 1956 में हुआ था। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य यानी कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, जिसको जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है, अब जम्मू कश्मीर को भी यूटी बना दिया गया है। इस तरीके से उस ड्यूरिंग जब राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी तो पार्लियामेंट ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पास किया। 1956 के बाद जितने भारत में 14 तो राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे उस टाइम साथियों। 8% भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये था अपनी कि भारत आजाद किन परिस्थितियों में हुआ, उसके बाद भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी,
उससे संबंधित कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, यानी कि इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन क्या था, फॉर एग्जांपल रजाकार किसको कहते थे, हैदराबाद के शासक को क्या कहते थे, मणिपुर के राजा का क्या नाम था, मणिपुर का जो भारत के अंदर विलय किया गया था वो किस तरीके से किया गया था, उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन किस तरीके से किया गया था। आगे क्लास में हम पढ़ेंगे कि भाषा के आधार पर, कि जैसे आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित किया जाने वाला पहला राज्य था, वहां पर बोले जाने वाले लोगों ने बोला कि हमें भाई आंध्र प्रदेश नाम से हमारी भाषा के तौर पर एक अलग राज्य बनाया जाए। तो ये अपनी पॉलिटिकल डोमेन सब्जेक्ट के लिए पहली क्लास थी साथियों। इसमें हमने ये पढ़ा कि जब भारत आजाद हुआ तो उस नए राष्ट्र के सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को फेस कैसे किया, क्या उसके रिजल्ट निकले, और संविधान वेता और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने कौन सी पॉलिसी अपनाई जिसके तहत पूरे भारत को यूनाइट किया जा सका। ये इसी के साथ ही भव्यम क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। आगे भी बैक टू बैक हम बढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप पॉलिटिकल साइंस के डोमेन सब्जेक्ट के लिए। धन्यवाद।